नमस्कार बंधुओं, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास के संबंध में है कि मध्यकाल में अर्थात 7वीं शताब्दी के बाद भारत पर आक्रमण होने लगे थे। और ये आक्रमण करने वाली जो शक्तियां थी, इनको ये तुर्क थे और अरब के लोग थे। तो इन्होंने भारत में आकर के क्या किया कि बहुत बड़े क्षेत्र पर आक्रमण किया और क्षेत्र को जीत लिया। हमारे देश के अंदर जो समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी वो राजपूत लोगों के पास थी, जो अपनी आन बान और शान के लिए जाने जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि समाज की जब एक वर्ग विशेष की जिम्मेदारी थी कि वो समाज की रक्षा करेगा, परंतु वो विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा नहीं कर पाया। तो आखिर हमें ये देखना होगा कि वो कौन सी परिस्थितियां थी, वे कौन से कारण थे जिसके कारण से राजपूत भारतीय राज्यों की रक्षा नहीं कर पाए। तो आज हम लोग इसी बात पर विचार करेंगे, इसी पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको बराबर इतिहास की जानकारी मिलती है। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। जब राजपूतों की पराजय के कारण हम देखते हैं तो हमें कई तरीके के कारण नजर आते हैं, ठीक है ना। उनको हमने व्यवस्थित तरीके से अलग अलग हेडिंग में बांट लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैनिक कारण, कि सैनिक कारण कौन से थे, यानी मिलिट्री कॉजेज। सवाल आ सकता है, व्हाट वर द मिलिट्री कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ द राजपूत, राइट। तो किस तरीके से हम उसका उत्तर ढूंढेंगे। इसमें सबसे पहले तुर्कों की अश्वारोही सेना। जो तुर्क लोग आए थे जिन्होंने आक्रमण किए थे वो ज्यादातर घुड़सवार सेना थी, ठीक है ना। और घुड़सवार सेना के साथ क्या है कि वो तेजी से किसी भी स्थान पर पहुंच सकते थे और तेजी से वार करके भाग भी सकते थे, है ना। तो इसके कारण से उनको सफलता मिली, क्योंकि वो बहुत तेजी से आए, उन्होंने आक्रमण किया और युद्ध को जीता, तहस नहस कर दिया सेना को। दूसरा कारण देखें, रणनीति में अंतर। जो उनकी रणनीति थी वो अलग तरीके की थी, राजपूतों की रणनीति अलग तरीके की थी। अंतर क्या था कि जो तुर्क लोग होते थे वो बीच में उनका प्रमुख कमांडर रहता था, चीफ कमांडर, अर्थात जो आक्रमण करने आता था शासक वो बीच में रहता था, ठीक है ना। और फिर एक तरफ दाएं हाथ के रूप में और एक तरफ बाएं हाथ के रूप में सेना रहती थी। तो एक कमांडर दाईं ओर होता था, दूसरा कमांडर बाईं ओर होता था, और बीच में मुख्य कमांडर होता था। साथ में तीनों कमांडर के पास अपनी अपनी सेना होती थी। तो जब वो युद्ध होता था तो पहले मुख्य कमांडर के पास जैसे ही सामने से शत्रु आता था, वैसे ही जो मुख्य कमांडर है वो तुरंत कमांड देता था कमांडर को, दाएं हाथ वाले को, तो वो सेना उधर से टूट पड़ती थी और बाईं ओर की सेना इधर से टूट पड़ती थी और राजपूत सेना हार जाती थी। राजपूतों में क्या था, राजपूतों की जो सेना थी, जो रणनीति थी, उसका क्या था कि वो बीच में कमांडर चलता था और उसके पीछे पीछे पूरी सेना चलती थी, एक रेखा के रूप में, एक एरो के रूप में चलती थी। तो सेना मतलब आती जाओ कटती जाओ, आती जाओ हारती जाओ, इस तरीके से उन्होंने शत्रु की सेना को घेरने की कोई भी रणनीति नहीं बनाई थी। तीसरा अगर पॉइंट देखें तो राजपूतों के पास स्थायी सेना ना होना। राजपूतों की जो सेना थी तो उसमें क्या था, सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी। तो सेना प्रमुख रूप से किसके पास होती थी, सामंतों के पास होती थी। जब कभी युद्ध होता था तो उस सेना को इकट्ठा किया जाता था। तो उसमें क्या था, कोई पूर्व की सेना है तो कोई पश्चिम की सेना है, तो कोई दक्षिण की है तो कोई उत्तर की है। तो उसमें क्या होता था, एकता नहीं हो पाती थी, संगठन नहीं हो पाता था, जिसके कारण उनके अंदर साहस की कमी नजर आती थी। अब देखें अगला कारण देखें हम। अगला कारण है राजपूतों द्वारा हाथियों का उपयोग करना। राजपूतों ने क्या किया था, हाथियों का उपयोग किया था। अब देखिए, एक तरफ हाथी पर सवार होकर के राजपूत शासक आ रहा है
और सामने से घुड़सवार आ रहे हैं तुर्कों के, तो क्या होगा कि जब घोड़े पर बैठा हुआ सैनिक तलवार चलाएगा तो वो कहां लगेगी? हाथियों की सूंडों पर लगेगी, या हाथियों के पैरों पर लगेगी, हाथियों के शरीर पर लगेगी। और हाथी के ऊपर जैसे ही तलवार लगेगी वैसे ही उसके घाव हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि हाथी जब विचलित हो गए तो अपनी ही सेना को रौंदने लग गए, और फिर क्या हुआ? वो जो शत्रुओं की घोड़ों की सेना थी वो और आगे बढ़ती चली गई और राजपूत हारते गए। अगला पॉइंट देखेंगे, सैन्य संचालन में अंतर। अब सैन्य संचालन में क्या अंतर था? सैन्य संचालन में यह अंतर था कि जो राजपूत शासक होता था वो जब कमांड देता था तब उसके सैनिक युद्ध करते थे, बात सुना रही? और जबकि जो सामने सेना थी जिसमें कि 3 कमांडर थे, बात सुना रही? तो जो चीफ कमांडर है वो तो बीच में है, और जब इधर को अगर युद्ध हो रहा है तो उधर चले गए, उधर युद्ध हो रहा है तो उधर चले गए। तो जो बीच में जो कमांडर होता था तुर्कों का, वो कमांड जब करता था तो क्या होता था कि वो उसकी उतनी सेना संचालित होती थी, जिससे क्या हुआ कि राजपूतों की सेना में उदासीनता, वो इंतजार करती थी कब हमारा राजा युद्ध के लिए कहे, तो उससे क्या हो, उदासीनता पैदा हुई। जबकि उनमें क्या था, उन्होंने तुर्कों ने क्या कर रखा था, चाहे हम हो या न हो शत्रु के ऊपर तुरंत आक्रमण कर देना है। तो ये अंतर था। अगली चीज थी तुर्कों की सुरक्षित सेना। तुर्कों ने क्या काम कर रखा था? तुर्कों ने काम कर रखा था कि जो सेना उनकी पहली पंक्ति में दिखाई देती थी वो क्या थी उनकी? वो पहली लड़ाकू सेना थी। क्या कहते थे उसको? पहली लड़ाकू सेना, लड़ने वाली सेना, बात समझ आ रहा है? और उसके पीछे दूसरी लाइन थी जो रिजर्व में रहती थी, ठीक है ना, उसको सुरक्षित सेना कहते थे। अगला है तुर्क आक्रामक नीति। तुर्कों की जो नीति थी वो कैसी थी? आक्रामक नीति थी। आक्रामक नीति का मतलब राजपूत तो अपने घर में बैठे हुए थे, तो वो कैसे थे? डिफेंसिव थे, सुरक्षात्मक थे। अरे भाई शत्रु आया है, चलो भाई शत्रु से बचना है। लेकिन तुर्कों का क्या था? आक्रामक, नष्ट कर दो, सब तहस नहस कर दो। तो वो एग्रेसिव होते थे, तो जिसके कारण से उनको विजय प्राप्त नहीं। अगली बात है युद्ध के प्रति अवधारणा। जो युद्ध के प्रति सोच थी ना, वो अलग अलग थी। देखिए तुर्कों की सोच क्या थी? संपूर्ण युद्ध, कंप्लीट वार। कंप्लीट वार का मीन्स डिस्ट्रॉय द एनिमी, शत्रु को पूरी तरीके से नष्ट कर दो, उसकी सेना को नष्ट कर दो, उसके गांव में आग लगा दो, उसकी फसलों को नष्ट कर दो, उसके किलों को ध्वस्त कर दो। बात समझ रही है? वो क्या था? उसको कंप्लीट वार की संज्ञा देते। राजपूतों में क्या था? धर्म युद्ध की धारणा कि भैया धर्म युद्ध करना है। सूर्योदय हुआ तो युद्ध करना है, सूर्यास्त हो गया युद्ध बंद कर दिया। अब युद्ध बंद करके तुम तो शिविरों में आके लौट आए अपने, और रात में तुर्कों ने युद्ध कर दिया, तुम्हारी सेना को नष्ट कर दिया। तो आप वो धर्म के साथ लड़ते, युद्ध में भी धर्म उन्होंने जोड़ दिया, जिसके कारण से क्या हो गया? स्थिति बिगड़ती चली गई। अगला देखें, दूसरे हैं राजनीतिक कारण। अब तक हमने जो बात बताई है, 6-7 बातें बताई, वो किसके अंतर्गत थी? सैनिक कारणों के अंतर्गत थी। अब दूसरे तरीके के कारण देखिए, राजनीतिक कारण क्या थे? पॉलिटिकल कॉजेज। व्हाट वर द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ द राजपूतास? राजपूतों की पराजय के राजनीतिक कारण क्या थे? इसमें अगर हम देखें तो पहली चीज देखिए, भारतीय जनता की उदासीनता। एज यू नो, in our Indian society there were 4 varnas, Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. These varnas were in the ancient India. The same pattern followed in the medieval India. है ना? मध्यकाल में भी वही स्थिति चलती रही, केवल क्षत्रिय की जगह पर राजपूत हो गए। इसका मतलब क्या था कि ब्राह्मण क्या करेंगे? अध्ययन और अध्यापन का काम करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। क्षत्रिय क्या करेंगे? समाज की रक्षा करेंगे। वैश्य क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, खेती करेंगे और सारे काम करेंगे। और शूद्र क्या करेंगे? सेवा करेंगे। कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना आपका, कि केवल राजनीतिक अधिकार एक ही वर्ग विशेष को प्राप्त थे और वो थे राजपूत। बाकी का समाज कहता भाई हमें क्या करना है, राजपूत खुद लड़ेंगे जाकर के, हमारी क्या जरूरत है वहां।
समझ आ रहा है ना? तो समाज के जो 3 अन्य वर्ग थे वो क्या थे? पूरी तरीके से उदासीन थे, उनको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि युद्ध करना केवल राजपूतों का काम है, ऐसी समाज की मान्यता थी। तो बाकी लोग कह रहे भैया मरो मर जाओ, हमें क्या मतलब है, हमारा काम तो खेती करना, हम तो खेती कर रहे हैं। ब्राह्मण कहते हमारा काम तो पढ़ना पढ़ाना, हम तो वही पढ़ा रहे हैं, तुम लड़ो जाके। राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज राजनीतिक एकता का अभाव। अब ये राजपूत जो थे ना, ये राजपूत भी कई भागों में बटे हुए थे, कहीं सोलंकी, कहीं गैड़वाल, कहीं सिसोदिया, कहीं चौहान, कहीं तोमर, हैं, बहुत सारे अलग थे। और इनमें भी क्या था, इनमें भी आपस में लड़ाई हुआ करती थी। यानी भरतपुर के राजकुमार की बारात अलवर के क्षेत्र से नहीं निकलेगी, है? या गणगौर के समय जयपुर का शासक पहले स्नान करेगा, या उदयपुर का शासक पहले ये करेगा। बात समझ रही? जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वो इलाके थे जहां पर अलग अलग वंशों के लोग शासन कर रहे थे और इनमें आपस में कोई एकता नहीं। अगली बात, राजपूतों की वंशानुगत प्रणाली। राजपूतों में क्या था? वंशानुगत प्रणाली थी, यानी जो राजा है अब उसका जो बड़ा बेटा होगा वही आगे चल के राजा बनेगा, है ना? उत्तराधिकार के नियम के तहत यही था। अब उस बड़े बेटे के अंदर शासन करने की योग्यता है या नहीं है, उसमें युद्ध लड़ने की योग्यता है या नहीं है, वो नहीं देखा जाता था। तो इससे क्या होगा? जो युद्ध लड़ सकता है, जो युद्ध कर सकता है, जो देश की रक्षा कर सकता है, उसे तो मौका मिला नहीं। अब राजा के घर में जैसा भी बेटा पैदा हो जाए वो राजा ही बनेगा, तो फिर हम कैसे उम्मीद करें उससे कि वो समाज की रक्षा कर लेगा? वो तो नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्षमता या योग्यता नहीं। तो बहुत से राजा ऐसे थे जो वंशानुगत प्रणाली के कारण सक्षम नहीं थे समाज की रक्षा करने में। अगली बात है तुर्कों का कुशल राजनीतिक नेतृत्व। अब तुर्क कैसे थे? तुर्कों के जो शासक थे वो तो घर से निकले ही, घर से बाहर कौन निकलेगा लड़ने के लिए? बोलो, कौन निकलेगा? जिसमें दम होगा। कायर थोड़ी निकलेगा घर से बाहर लड़ने के लिए, जिसमें दम होगा। तो कहने का मतलब शत्रु की तरफ से दमदार शासक, और हमारे यहां राजपूतों की तरफ से जो जैसा है भैया चलो लड़ना है, तुमको जाना है लड़ने के लिए। तो क्या है, जब योग्यता और क्षमता नहीं है तो युद्ध क्षेत्र में फिर क्या होगा? विजय फिर थोड़ी मिल पाएगी, पराजय ही होगी। इसके बाद हम तीसरे जो प्रकार के कारण हम देखेंगे वो है सोशल कॉजेस। हमारे समाज की क्या स्थिति थी, क्यों हुआ ऐसा? तो देखें, तुर्कों में जाति प्रथा का अभाव। जो तुर्क लड़ने के लिए आए थे, जिन्होंने युद्ध किया, जिन्होंने भारत को जीता, उनमें क्या था? जाति प्रथा नहीं थी। और हमारे यहां क्या था? हमारे यहां जाति प्रथा कूट कूट कर भरी हुई थी कि लोहार क्या करेगा, कुम्हार क्या करेगा, बढ़ई क्या करेगा, है? और आपकी दूसरी जातियों के लोग क्या, सबकी जात कहते कि तुम भाई बढ़ई है, तुम तो लकड़ी का काम करो और तुम्हें कुछ करना ही, तुम्हें थोड़ी युद्ध में जाना, कोई तुम्हें थोड़ी जाना। तो कहने का मतलब उस प्रथा ने क्या कर दिया था? उस प्रथा ने समाज को छिन्न भिन्न कर दिया था, जिससे लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। अगली बात, भारत में परंपरागत रूढ़िवादिता। हमारे यहां पर क्या था? रूढ़ियां और परंपराएं बहुत हैं, आज भी हैं, प्राचीन काल से लेकर आज तक चली आ रही है ना? तो जब राजपूत लोग युद्ध को जाते थे तो क्या सब लोगों को इकट्ठा करो, यज्ञ करवाओ, तिलक लगवाओ और ये जश्न मनाया जाएगा और वो होगा, तब युद्ध को जाते थे। और उसके बाद फिर अगर जीत गए तो वर्षों तक जश्न मनाते थे, है ना? रूढ़ियों को ढो रहे थे। तो इसके कारण से क्या हुआ? लड़ने के लिए तैयार नहीं। अब किले के बाहर दुश्मन आ गया है और हम अंदर तैयारी कर रहे हैं। हम जो है ब्राह्मण को बुला रहे हैं, उससे मुहूर्त पूछ रहे हैं, इस समय 2 देवता सोए हुए हैं कि जागे हुए हैं, इसमें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रूढ़ियां यही तो सिखाती हैं, उसके कारण से हमको असफलता मिली। अगला देखिए, समाज में राष्ट्रीय भावना का अभाव। अब समाज में क्या था? राष्ट्रीय भावना नहीं थी, संगठन नहीं कि भरतपुर का व्यक्ति
भरतपुर के बारे में सोच रहा था, जयपुर का जयपुर के बारे में, अलवर का अलवर के बारे में, बीकानेर का बीकानेर। बीकानेर वाले को जयपुर वाले के यहाँ लूट हो गई, कुछ हो गया, उसे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि क्षेत्रीयता की भावना ज्यादा थी, राष्ट्रीय भावना नहीं थी। और जब हमारे पास राष्ट्रीय भावना नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर? किसी दूसरे घर में चोरी हो जाए तो वो क्या कहेंगे, अरे उसके घर में हो गई, हमें क्या मतलब, होने दो। तो किसी दिन तो हमारे घर में भी होगी, फिर वो कहेगा होने दो। यही हुआ ना कि एक राजपूत राजा हार गया, फिर दूसरा हार गया, फिर तीसरा आ गया, और इस तरीके से तुर्क लोग जीतते चले गए। अगली चीज देखें, तुर्कों की दास प्रथा की विचारधारा। तुर्कों के अंदर क्या था कि युद्ध करो, लोगों को पकड़ लो और गुलाम बना लो अपना। तो उनका युद्ध करेंगे तो गुलाम मिल जाएंगे, हमारी सेवा करेंगे, है ना। तो उनके अंदर ये भावना थी, और इस भावना के कारण से क्या था, वो और ज्यादा जितने भी सैनिक होते थे उन्होंने कहा हमें भी एक गुलाम मिल जाएगा। कमांडर होते थे, हमें 10 गुलाम मिल जाएंगे, है, लूट का धन मिल जाएगा। तो हर चीज उन्हें तो मिलेगी ना, तो इसलिए वो ज्यादा जोश के साथ, ज्यादा उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। और राजपूतों का विलासितापूर्ण जीवन। राजपूत क्या थे? कहने के लिए तो राजपूत क्या कह रहे थे कि हम आन बान और शान के लिए जीते, लेकिन सुरा और सुंदरी में डूबे रहते थे। बढ़िया कपड़े पहन लिए, इधर से उधर निकल गए, घोड़ों पर सवार होकर के राजा साहब जा रहे हैं, राजकुमार साहब जा रहे हैं, रथों में निकल गए, हाथियों पर सवार होकर निकल गए, काम कुछ करते नहीं थे, है ना। विलासितापूर्ण जीवन। जब आप अपने शरीर से मेहनत नहीं करेंगे, खूब तो रोजाना तो आप सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पहन रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और फिर आपसे कहा जाए जाओ युद्ध करो, तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? न तो मानसिक दृष्टि से तैयार थे युद्ध करने के लिए, और न ही शारीरिक दृष्टि से तैयार थे। क्योंकि जो शरीर सुख में रह रहा है, वो जब युद्ध में जाएगा, जब मरुस्थल में जाकर के उसे पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, तब वो क्या करेगा? हार जाएगा ना। वही हुआ, हार गए। आगे देखें धार्मिक कारण। अब अगले जो चौथे प्रकार के कारण हमने लिखे हैं वो है धार्मिक। व्हाट वाज द रिलीजियस कॉजेस ऑफ द डिफीट ऑफ द राजपूतास? पहले की तुर्कों में जिहाद की भावना। तुर्कों में क्या था? इस्लाम को फैलाएंगे, है ना, चारों तरफ इस्लाम को फैलाएंगे। तो वो धर्म के प्रति कैसे हो गए थे? कट्टर हो गए थे, रिजिड हो गए थे। हमको दूसरों पर विजय पानी है। वो हिंदुस्तानियों को क्या कहते थे? कुफ्र कहते थे, जिम्मी कहते थे, कि उनको कुफ्रों को हराना है, कायरों को हराना है ना। तो उनके अंदर जो भावना थी वो कैसी थी? जिहाद की, मतलब बहुत ही कट्टर भावना थी। हिंदुओं का सांस्कृतिक पतन। और हिंदुओं में क्या हो गया था? हिंदुओं में यहां सांस्कृतिक शब्द लाया गया है, वास्तव में तो चारित्रिक पतन हो गया था। चारित्रिक पतन कैसे हो गया था? एक एक राजा के 8-8, 10-10 रानियां होती थी, राजमहल में ही पड़े हुए हैं, देखते ही नहीं बाहर निकल करके वो क्या रहा है? तो उनका क्या चारित्रिक पतन हो चुका था। अब राजा जब ऐसा कर रहा है तो उसको देख करके दूसरे भी करेंगे। इसका मतलब क्या था? पूरे समाज के अंदर ये बीमारी फैली हुई थी। तो जब तक आपका चरित्र सुदृढ़ नहीं होगा, जब तक आपकी कल्चर के प्रति आप सुदृढ़ नहीं होंगे, आपको अपनी अरे जैसा हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, आंखों के सामने कुछ बुरा हो रहा है तब भी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, तो वो किसी न किसी दिन तो हमारे लिए भयंकर पराजय का कारण बन जाएगा। और वही हुआ। आगे देखिए, हिंदुओं का भाग्यवादी होना। ये तो भैया बहुत ही हमारी संस्कृति की विशेषता रही प्राचीन काल से, और इसने हमारी लुटिया डुबो दी। क्यों? कि साधन संपन्न होने के बावजूद भी ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए। क्योंकि हम हर काम किसके ऊपर छोड़ देते हैं? भाग्य पर छोड़ देते हैं। अरे भाई जो कुछ हुआ भगवान की ऐसी ही कृपा थी, भगवान की ऐसी ही मनसा थी। अरे भगवान क्या करेगा जब आप समय पर उठ नहीं रहे हो, समय पर अपना कर्म नहीं कर रहे हो? भगवान किसकी मदद करता है बताइए? भगवान किसकी मदद करता है? जो स्वयं अपनी मदद करता है। हमने तो सुरापान करके बिस्तर पर पड़े हुए सो रहे हैं, और जब जागे तो भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए, क्या हो पाएगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हम कर्म नहीं कर रहे, समझे। तो ये भाग्यवादी होना भी हमारे लिए दुखदायी हो गया।
ऐसी राजपूतों के धार्मिक आडंबर एवं अंधविश्वास। धर्म के अंदर क्या था? बहुत सारे आडंबर थे, अंधविश्वास थे हर क्षेत्र के अंदर। सुबह को उठिए तो अंधविश्वास से शुरुआत, शाम को सोइए तो अंधविश्वास के साथ। अमुक दिन को पूर्व दिशा में नहीं जाना है, अमुक दिन को युद्ध नहीं करना है, इस समय देवता सोए हुए हैं, कोई शुभ काम नहीं हो सकता। अब शत्रु आकर के आपके घर के बाहर खड़ा हुआ है, कह रहे आओ निकलो बाहर युद्ध करो, और आप पंचांग देख रहे हो कि मुहूर्त सही है कि नहीं है। तो मुहूर्त आप ढूंढते रहिए और वो क्या कर देगा, वो अपना मुहूर्त ढूंढ लेगा। होगा कि नहीं? वो वही हुआ। तो इसके कारण से क्या हुआ? पराजय का सामना करना। आप देखें कुछ आकस्मिक कारण थे। ये तो सारी कहानी अभी मैंने आपको बताई कि कौन से सैनिक कारण थे, कौन से राजनीतिक कारण थे, कौन से सामाजिक कारण थे और कौन से धार्मिक कारण। लेकिन कुछ आकस्मिक कारण भी थे। आकस्मिक कारण क्या? कि जब युद्ध हुए तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनसे कि राजपूतों की पराजय हो गई। पहला था जयपाल शाही के समय तूफान आना। जिस समय जयपाल शाही युद्ध के क्षेत्र में था, युद्ध हो रहा था, उसी समय क्या हुआ? तूफान आ गया और सेना की आंखों में धूल भर गई। सेना को यही नहीं दिख रहा था कि शत्रु कौन है और कौन नहीं है। वो कभी कभी तो अपनी ही सेना के सैनिक को मार दिया। तो इस तरीके से उनकी पराजय हुई। दूसरा आनंदपाल के हाथी का बिगड़ना। जब आनंदपाल राजपूत थे जो तुर्कों के साथ जब युद्ध कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था ना कि वो घोड़ों पर सवार थे, ये हाथियों पर सवार थे। इनकी हाथी की सूंड में तलवार लग गई, 2-3 जगह घाव हो गया, एकदम विचलित हो गया और उसने फिर अपनी सूंड से पीछे को मुड़ गया और अपने ही सैनिकों को लपेट लपेट कर फेंकने लगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने समझा, सैनिकों ने क्या समझा कि राजा मैदान से भागने लगे हैं। हाथी जब बिगड़ गया तो पीछे की ओर दौड़ने लगा, सैनिकों को इधर उधर फेंकने लगा। तो सैनिकों ने क्या समझा कि राजा ने मैदान छोड़ दिया है, अब मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। तो बाकी सैनिक भी भाग खड़े हुए और पराजय हो गई। अगली बार जयचंद की आंख में तीर लगना। जिस समय जयचंद युद्ध कर रहे थे उस समय क्या हुआ, किसी घुड़सवार ने तीर चलाया और वो उनकी आंख में जाकर के लगा। आंख में लगने के कारण वो हाथी से नीचे गिर गए और इसके बाद दुश्मनों ने उनके ऊपर तलवार से वार कर दिए और उनको बंदी बना दिया। तो इस तरीके से जयचंद की पराजय हो गई। अगला है बख्तियार खिलजी को व्यापारी समझना। एक तुर्क था बख्तियार खिलजी, वो षड्यंत्र करके राजपूतों की सेना में घुस आया और उसने कहा भाई हमें घोड़े खरीदने हैं। उसने क्या कहा, हमको घोड़े खरीदने हैं। वो राजपूत राज्य में घुस आया। अब वो आया था इसलिए कि वहां की सारी स्थिति को पता करने के लिए आया। और उसके बाद क्या हुआ, उसको वो पहचान ही नहीं पाए कि घोड़ों का व्यापारी है कि दुश्मन सेना का, शत्रु सेना का सैनिक है। और फिर क्या हुआ, उसने जाके सारी सूचना दे दी। रात में तुर्क सेना टूट पड़ी और राजपूतों की पराजय हो गई। और इसी तरीके से अन्य कई कारण थे जिसके कारण से राजपूतों की पराजय हो गई। अब देखिए कि जो ये मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको कि राजपूतों की पराजय के कारण क्या थे, तो इसमें बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने विचार दिए हैं। और इनमें सबसे प्रमुख इतिहासकार है डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव। इन्होंने पुस्तक लिखी है दिल्ली सल्तनत। पुस्तक का नाम क्या है, दिल्ली सल्तनत। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने वर्णन किया है कि राजपूतों की क्यों पराजय हो गई। इसी तरीके से हबीबुल्लाह है इतिहासकार, इन्होंने भी अपने विचार दिए हैं कि राजपूतों में ये कमी थी, राजपूतों में ये कमी थी, तुर्कों के अंदर ये अच्छाई थी, इसलिए तुर्क जीत गए और राजपूत हार गए। आगे यूएन घोष हैं इतिहासकार, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में बहुत सारे विचार दिए हैं। और डॉक्टर वीडी महाजन जो इतिहास के बहुत ही अच्छे लेखक हैं, इन्होंने भी बहुत सारी जगह पर ये वर्णन किया है कि राजपूतों की पराजय के कारण क्या थे। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये टॉपिक बताया है कि राजपूतों की पराजय के कारण क्या थे। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा, हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।